हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की जरूरत क्यों पड़ी, मतलब रेजिस्टेंस को कंबाइन करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो बच्चों क्या होता है, जैसे कि मान लो आप किसी शॉप पर जाते हो, आपको कुछ सामान खरीदना होता है ना, जिसको वजन करने की जरूरत पड़ती है। सपोज आपको क्या चाहिए, मान लो 750 ग्राम्स ऑफ राइस चाहिए, है ना, 750 ग्राम राइस चाहिए। तो क्या उसके पास 750 ग्राम का डायरेक्ट एक वजन करने वाली बॉक्स होती है? क्या नहीं होती। वो क्या करता है, एक 500 ग्राम का होता है उसके पास, एक 200 ग्राम का होता है और एक 50 ग्राम का होता है। इन तीनों को रख करके फिर वो क्या करता है, आपको 750 ग्राम, है ना, 750 ग्राम्स ऑफ राइस दे देता है। ठीक है, अगर मुझे मान लो 800 ग्राम्स चाहिए, तो क्या 800 ग्राम्स का एक सिंगल वो होगा, अवेलेबल नहीं होगा। तो अपन क्या करेंगे भाई, 500 ग्राम का, 200 ग्राम का और 100 ग्राम का 3 होंगे, उसको रखेंगे और हमारा 800 ग्राम का वजन हो जाएगा। इसी प्रकार से 900 ग्राम चाहिए, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हो सकते हैं। हर एक वैल्यू के लिए अलग वेट बॉक्स बनाना पॉसिबल नहीं है। तो हमने क्या कर रखा है, एक डेफिनिट सेट ऑफ वेट बॉक्स बना रखे हैं, जिसको यूज करके हम लोग कोई भी वैल्यू को मेजर कर सकते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल 50 ग्राम का, 100 ग्राम का, 200, है ना, 150 ग्राम का नहीं होता। फिर 200 ग्राम के बाद फिर 500 ग्राम का, ये 250 300 ग्राम के नहीं होते हैं। 500 के बाद 1 केजी के, 2 केजी के, 5 केजी के, 10 केजी के, 20 केजी के, इस तरीके के वेट बॉक्सेस होते हैं। इन्हीं को कंबाइन कर करके हम लोग क्या करते हैं बच्चों, कोई भी मेजरमेंट लेते हैं मास का। सिमिलर वे में हमें किसी भी वैल्यू के रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ सकती है। हमें अपने इलेक्ट्रिकल सर्किट में किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, बट हर वो डिजायर्ड वैल्यू का रेजिस्टेंस मार्केट में अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो मैन्युफैक्चर करता है, उनको वो कुछ डेफिनेट वैल्यू वाले रेजिस्टेंस बनाते हैं, जैसे 1 ओम, 2 ओम, 5 ओम, 10 ओम, इस तरीके के रेजिस्टर्स को वो बनाते हैं। ठीक है, अब उनको अलग अलग तरीके से कंबाइन करके आप क्या कर सकते हो, जो भी आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू है वो आप प्राप्त कर सकते हो। तो उसके लिए आपको, है ना, कैसे कंबाइन करना है, उसे हम पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में। ठीक है, जो भी आपके पास रेजिस्टेंस अवेलेबल है उसको कैसे कंबाइन करें कि हमारे पास डिजायर्ड वैल्यू आ जाए, इस चीज का तरीका बताता है हमें कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि रेजिस्टेंस को कंबाइन करने की जरूरत क्यों है, क्यों डायरेक्ट वैल्यू के रेजिस्टेंस अवेलेबल नहीं होंगे। डायरेक्ट वैल्यू का अवेलेबल होता तो मुझे कंबाइन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, मुझे जितनी जरूरत होती मैं उतना जाके मार्केट से खरीद लेता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए हमें रेजिस्टेंस की कॉम्बिनेशन की जरूरत पड़ती है। चलो, अब हमको सीखना है कि कितने टाइप के कॉम्बिनेशन होंगे। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली 3 प्रकार से कॉम्बिनेशन होता है। 3 प्रकार से हम इसको कंबाइन कर सकते हैं। एक को कहते हैं बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। एक को कहते हैं बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और एक को कहते हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। ठीक है बच्चों, ये 3 प्रकार से अपन कॉम्बिनेशन को कर सकते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन इज नथिंग बट द, अगर हम ये दोनों को मिला देते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन को, तो हमें क्या मिलता है, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। मतलब एक ही सर्किट के अंदर कुछ चीजें जो है सीरीज में जुड़ी होंगी और कुछ चीजें जो है वो पैरेलल में जुड़ी होंगी, तो वो कहला जाएगा मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, हमको ये दोनों सीखना, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन।
अच्छी बात यह है कि हमने इसके बारे में क्लास 10th में भी पढ़ा है, तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, है ना। क्लास 10th में आपको सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन वगैरह कराया गया था, है ना, आपको पता है इसके बारे में। तो जस्ट आपको जो है ये लगेगा कि हमारा रिवीजन टाइप का हो रहा है, ठीक है। बहुत ही आसान है इसको करना। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन से। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन, अगर हमने रजिस्टर को इंड टू इंड जोड़ा है, ठीक है, अगर हमने कई सारे रजिस्टर्स को इंड टू इंड जोड़ा है तो हम उसे क्या कहेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन। जैसे कि मान लो एग्जांपल लेता हूं, एक रजिस्टर लिया, दूसरा रजिस्टर लिया और ये तीसरा रजिस्टर लिया, ठीक है बच्चों। तो ये रजिस्टर R1, ये रजिस्टर R2 और ये रजिस्टर R3, है ना। तो देखो एक का एंड दूसरे से, दूसरे का एंड तीसरे से, इस तरीके से जुड़ा हुआ है। तो हम कहते हैं कि अगर रजिस्टर को हमने एंड टू एंड जोड़ा है, इफ रजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड, है ना, तो हम ऐसे कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन। अंडरस्टूड? इफ रजिस्टर्स आर कनेक्टेड end to end, such combination is called series combination. series combination. Understood बच्चों? तो चलो हमने एक सर्किट तैयार कर ली, R1, R2 और R3 को सीरीज में कनेक्ट कर लिया और इसको एक बैटरी से जोड़ दी, ठीक है, लाइक दिस। तो बच्चों इसको, ये जो है ये R1, R2 और R3 वो क्या है? सीरीज में कनेक्टेड है। तो ऑब्वियसली क्या होगा बच्चों यहां से, है ना, जब ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, क्लोज कर दूंगा कि पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल से एक करंट क्या होगा? यूं नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करेगा, है ना, ऐसा एक करंट फ्लो करेगा। सपोज वो करंट क्या है? I है। सपोज वो करंट क्या है बच्चों? I है। अंडरस्टूड? तो आपको क्या दिख रहा है बच्चों? यही सेम करंट है ना, ये I ऐसा जाएगा, इसमें भी वही I एंटर करेगा, इसमें भी वही I एंटर करेगा, इसमें भी वही I एंटर करेगा। तो इस तरीके से ये I करंट क्या हो रहा है? बारी बारी से सभी रेजिस्टर्स से क्रॉस कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या देख रहे हैं कि जो करंट होता है ना, वो सभी रेजिस्टर्स में क्या होते हैं? सेम होते हैं। सीरीज में जो भी रेजिस्टर्स कंबाइंड है उसमें सभी में करंट क्या हुआ? सेम फ्लो करता है। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो ये एक प्रकार से आप मान सकते हो कि सीरीज कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है बच्चों। सीरीज कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी? पहली प्रॉपर्टी हो गई बच्चों कि करंट थ्रू each register in series combination is same, ठीक है बच्चों। करंट थ्रू ईच रजिस्टर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज में जो भी रजिस्टर्स कनेक्टेड होंगे उन सब में करंट क्या रहेगा? सेम रहेगा, जो कि दिख रहा है। अंडरस्टूड? तो यहां भी करंट क्या है? I, यहां भी करंट क्या है? यहाँ I, यहां पर भी करंट क्या है? I। क्लियर है बच्चों? तो यहां पर करंट I और I। अब मुझे कोई भी बता सकता है कि यहां पर ड्रॉप कितना होगा सर? क्योंकि V इक्वल्स टू IR होता है ना, V इक्वल्स टू IR होता है, तो V इक्वल्स टू I और रेजिस्टेंस क्या है बच्चों? R1। यहां पर क्या होगा? I इंटू R2, यहां पर क्या होगा? I इंटू R3। अब कोई भी इसको देख करके बोल सकता है बच्चों, कोई भी इसको देख करके बोल सकता है कि चूंकि R1, R2 और R3 डिफरेंट है, तो यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप अलग होगा, यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप अलग होगा और यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप अलग होगा, और वो इस वोल्टेज से डिफरेंट है। ये वोल्टेज कौन सा है बच्चों? सप्लाई वोल्टेज है, ठीक है। ये क्या है? सप्लाई वोल्टेज है। तो सप्लाई वोल्टेज से इनमें जो ड्रॉप्स हैं वो क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। समझ गए क्या?
ठीक है। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी हमें समझ में आई। दूसरी प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी क्या समझ में आई कि करंट सब में सेम होता है, लेकिन दूसरी प्रॉपर्टी क्या समझ में आई कि वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर क्या होगा, डिफरेंट होगा, डिफरेंट देन सप्लाई वोल्टेज। क्लियर है बच्चों, अगर वो सीरीज में कंबाइंड है तो सेकेंड प्रॉपर्टी, वोल्टेज ड्रॉप across each resistor in series combination, ठीक है, is different than supply voltage, सप्लाई वोल्टेज, ठीक है। सप्लाई वोल्टेज से क्या होता है, अलग होता है। आगे बात इतनी समझ में आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है भाई। तो ये हो गई प्रॉपर्टीज की बात, ओके। अब हमें क्या करना है, इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है, ठीक है। इस सर्किट के इक्विवेलेंट एक सर्किट बनाना है। तो हम उस इक्विवेलेंट सर्किट को कैसे बनाएंगे, है ना, इसके लिए देखते हैं क्या करना पड़ेगा। सी, बच्चों ऐसा है कि हमको ये समझ में आया कि यहाँ का जो वोल्टेज ड्रॉप है, देखो वो कितना है, IR1 दिख रहा है ना। तो मैं इसको नाम रख लेता हूं V1, है ना, इसको नाम रख लेता हूं V2 और यहाँ का नाम रख लेता हूं V3। तो चलो मैं इधर लिखता हूं इसको, सिंस V इक्वल्स टू IR, देयरफॉर V1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, IR1, V2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, IR2 और V3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, IR3, ठीक है। V1, V2 और V3 की वैल्यूज निकल आई। आ रही बात समझ में बच्चों आपको। अब देखो इक्विवेलेंट सर्किट का क्या मतलब होता है। इक्विवेलेंट सर्किट, अब एक चीज बताओ, कभी कभी हम लोग बोलचाल में ऐसे बोलते हैं कि अरे ये तो 4 लड़के के बराबर अकेला ही है ना, ऐसा बोलते हैं ना, ये इतना ताकतवर है कि ये 4 लड़के के बराबर अकेला ही। इसका क्या मतलब है कि वो चार लड़के के बराबर का काम अकेले कर सकता है, यही मतलब हुआ ना। ही इज इक्विवेलेंट टू 4 बॉयज, दैट मीन्स कि वो 4 लड़के मिलकर के जो काम कर सकते हैं वो ये लड़का क्या कर सकता है, अकेले कर सकता है। तब हम कहेंगे कि ये लड़का उन 4 के बराबर है, यानी ये लड़का इक्विवेलेंट है उन 4 के, है ना, ऐसा ही होगा। सिमिलरली बच्चों, अगर मैं इसके इक्विवेलेंट एक सर्किट तैयार करता हूं, ठीक है, और इसमें देखो कितने रेजिस्टर्स हमने लगाए हैं, R1, R2 और R3, यानी यहां मैंने 3 लड़के लिए हैं। मुझे अगर इन 3 लड़के के इक्विवेलेंट एक लड़का चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसा लड़का ढूंढूंगा जो इन तीनों के बराबर का काम करता हो, तभी हम उसको इक्विवेलेंट कह पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो हम इसको रिप्लेस कर देते हैं एक सिंगल रजिस्टर से, ऐसा रजिस्टर जो इनके क्या है, इक्विवेलेंट है। तो इसका नाम रखते हैं हम लोग R इक्विवेलेंट, ठीक है। वही बैटरी लगाया हमने, कितने वोल्टेज का, V वोल्टेज का। समझ में आया बच्चों। तो देखो ये तीनों मिलकर के क्या काम कर रहे थे, R1, R2 और R3 मिलकर के V वोल्ट की बैटरी से देखो I करंट निकाले, है ना। R1, R2, R3 मिलकर के V वोल्ट की बैटरी से I करंट निकालने का काम किया। सिमिलरली अगर मैं इनको इसके R1, R2 और R3 के इक्विवेलेंट कह रहा हूं तो इसको भी क्या करना चाहिए, V वोल्ट की बैटरी से I करंट निकालनी चाहिए, तब तो ये इक्विवेलेंट होगा। आ रही बात समझ में। तो जब हम ऐसा एक सर्किट तैयार करेंगे इसके बदले, है ना, तो ये कहलाएगा इक्विवेलेंट सर्किट। समझ में आया आपको, ये कहलाया इक्विवेलेंट सर्किट। अंडरस्टूड। अब देखो इस इक्विवेलेंट सर्किट से हमें समझ में आ रहा है, इस इक्विवेलेंट सर्किट से हमें समझ में आ रहा है, देखो ये पूरा वोल्टेज यहां से आई गया बच्चों, तो यहां पर कितना करंट आएगा, आई आएगा। तो बताओ कितना ड्रॉप होगा, V इक्वल्स टू I इंटू आर इक्विवेलेंट, है ना, V इक्वल्स टू I इंटू आर इक्विवेलेंट होगा कि नहीं, बताओ। समझ गए बात को। अच्छा, तो यहां से हमें ये भी मिल गया कि V इक्वल टू
V इक्वल्स टू क्या आया, I इंटू आर इक्विवेलेंट। ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा है आपको। अब देखो बच्चों, इस लूप में है ना, इस लूप में आप लगाओ KVL, अप्लाइंग KVL, है ना, सीखा था हमने KVL। अब देखो बच्चों, KVL में हमने क्या सीखा था, अगर मैं करंट के डायरेक्शन में घूम रहा हूं तो ड्रॉप्स क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। तो यहां ड्रॉप्स क्या होंगे बच्चों, माइनस IR1, फिर यहां क्या होगा बच्चों, माइनस IR2, यहां क्या होगा बच्चों, माइनस IR3, है ना। और यहां पर देखो माइनस से प्लस, तो प्लस इंक्रीज हुए, इक्वल्स टू V, है ना, इक्वल्स टू क्या हो गया, V। अंडरस्टूड। अब देखो बच्चों, ये सब उधर चले जाएंगे, तो V इक्वल्स टू क्या हो गया, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, और देखो V कितना है, I इंटू आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तो देखो ये I और I क्या हो गया, कैंसिल हो गया, देयरफॉर R इक्विवेलेंट बराबर क्या बचा, R1 प्लस R2 प्लस R3। अंडरस्टूड। तो दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जब हम एक सर्किट के इक्विवेलेंट सर्किट तैयार करते हैं तो उसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, और भी होंगे तो वो जुड़ते चले जाएंगे। ठीक है, दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू कैसे मिलता है, सिंपली उनको ऐड करने से। अगर हम सारे रेजिस्टर्स को ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाता है इन सीरीज कॉम्बिनेशन। अंडरस्टूड। ठीक है, अब बच्चों अगर मैं सारे रेजिस्टर्स को ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक बड़ा वैल्यू मिलेगा, है ना। सबको मैं अगर ऐड करता चला जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक बड़ा वैल्यू मिलेगा। तो कभी भी अगर आपको बड़ा वैल्यू का रेजिस्टेंस चाहिए तो आप अवेलेबल रेजिस्टर्स को कैसे कनेक्ट करोगे, सीरीज में कनेक्ट करोगे। ठीक है, सी नोट करके दिखा रहा हूं मैं, नोट टू ऑब्टेन लार्ज रेजिस्टेंस रेजिस्टर्स should be connected in series। ठीक है, ये बात याद रहेगी आपको। अगर आपको बड़ा वैल्यू का रेजिस्टेंस चाहिए तो आप रेजिस्टेंस को क्या करें, सीरीज में कनेक्ट करें। सीरीज में कनेक्ट करते जाएंगे तो वो एडअप होता जाएगा और आपको एक बड़ा वैल्यू रेजिस्टेंस का मिल जाएगा। समझ में आया क्या? जैसे कि मेरे पास 2 ओम और 2 ओम का 2 रेजिस्टर्स है और मुझे 4 ओम का चाहिए तो मैं उसको क्या करूंगा, सीरीज में कनेक्ट कर लूंगा। 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा। अंडरस्टूड। ठीक है, तो ये एक बात हुई। दूसरी बात, अगर मान लो if n number of identical resistors of resistance are connected in series, then R इक्विवेलेंट कितना होगा? क्या बोला मैंने, अगर आइडेंटिकल रेजिस्टर्स, सिमिलर रेजिस्टर्स, हर एक की वैल्यू कितनी है, कैपिटल R है मान लो, ऐसे n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स को अगर सीरीज में जोड़ लिया जाए तो फिर हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना मिलेगा। तो बच्चों हमने क्या सीखा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगाने के लिए R1 + R2 + R3 प्लस इस तरीके से ऐड करना पड़ेगा। तो R + R + R प्लस R कितने टाइम्स बच्चों, n टाइम्स। तो देखो टोटल कितने हो जाएंगे, n टाइम्स R। ठीक है,
तो आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एन टाइम्स आर। क्या मतलब हुआ इसका, अगर आपके पास n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, आइडेंटिकल रेजिस्टर्स हैं R रेजिस्टेंस के, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, n टाइम्स R। दैट इज अगर मान लो 2 ओम के R इक्वल्स टू 2 ओम के मैंने 10 रजिस्टर ऐसे है ना, n बराबर क्या हो गया 10 सीरीज में लगाए हैं, तो इसका R इक्विवेलेंट सीधा क्या हो जाएगा बच्चों, n इंटू आर, यानी 2 इंटू 10 इंटू 2 इक्वल्स टू क्या 20 ओम। अंडरस्टूड। तो इसको आप सिंपल वे में यूज कर सकते हो। अब एक चीज देखें बच्चों, वोल्टेज डिवाइडर रूल, वोल्टेज डिवाइडर रूल, ये आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त काफी यूज होगा, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूं इसको। वोल्टेज डिवाइडर रूल क्या कहता है, ये वोल्टेज डिवाइडर रूल, मान लो बच्चों एक रेजिस्टर, 2 रेजिस्टर और ये 3 रेजिस्टर, ठीक है, ये R1, ये R2 और ये R3, और यहां पर हमने एक वोल्टेज जोड़ दिया V, ठीक है बच्चों। तो क्या होगा, यहां पर एक ड्रॉप होगा, सपोज V1, यहां पर V2 और यहां पर V3, है ना। तो ये जो वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा, यहां और यहां बढ़ जाएगा, है ना। ये जो हमने सप्लाई वोल्टेज दिया, यहां खर्च होगा, यहां खर्च होगा, यहां खर्च होगा, इन तीनों के बीच में आपस में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो V1 कितना होगा, V2 कितना होगा और V3 कितना होगा, इसको निकालने के लिए वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाते हैं। क्या कहता है वोल्टेज डिवाइडर रूल, तो बच्चों ऑब्वियसली इसमें क्या होगा, एक करंट जाएगा, कितना, ये V है तो इधर से करंट बहेगा I, ओके, सेम करंट विल पास थ्रू द R1, R2 एंड R3, ठीक है। अच्छा, इसके इक्विवेलेंट सर्किट अगर ड्रॉ करना होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा R इक्विवेलेंट कितना, R1 प्लस R2 प्लस R3, अभी सीखा है हमने, और ये हो गया क्या, वोल्टेज V, कितना करंट I। तो चूंकि हमने सीखा है बच्चों, सीख रखा है हमने, क्योंकि V इक्वल्स टू क्या होता है, I इंटू आर, देयरफॉर I बराबर क्या हो जाएगा, V बाय आर। तो इसमें जो टोटल करंट I फ्लो करेगा वो वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस क्या है इसका, R इक्विवेलेंट। तो V देखो कि V, तो ठीक है, V हो गया अपॉन R इक्विवेलेंट कितना है, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये करंट उसमें क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है ना, इस सर्किट में इतना करंट फ्लो हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पर V1 क्या होगा, देयरफॉर V1 इक्वल्स टू क्या, I इंटू R1, I करंट फ्लो हो रहा है, R1 रेजिस्टेंस है, तो I इंटू R1, तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू R1। तो क्या होगा बच्चों, R1 बाय R1 इंटू I के बदले क्या रखूंगा, V बाय R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, ये हो गया, देखो, अंडरस्टूड। सिमिलरली V2 क्या हो जाएगा, R2 इंटू V बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। सिमिलरली V3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R3 इंटू V अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। तो देखो एक कॉमन दिख रहा है ना, याद करने के लिए, सिंपल वे में याद रखने के लिए, है ना, क्या बोल सकते हैं, टोटल वोल्टेज इंटू जहां का वोल्टेज चाहिए रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है, उस रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस इनटू टोटल वोल्टेज अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी टोटल रेजिस्टेंस। इस तरीके से आपको क्या मिल जाएगा, वोल्टेज मिल जाएगा हर एक ब्रांच का। फॉर एग्जांपल मान लो जैसे मैं बोलूं कि ये 1 ओम है, ये 2 ओम है और ये 3 ओम है और ये 12 वोल्ट है, ठीक है, 12 वोल्ट है। तो बताओ कि इसमें कितना वोल्टेज, इसमें कितना वोल्टेज और इसमें कितना वोल्टेज, है ना। तो देखो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। इसके लिए क्या हो जाएगा बच्चों, V1 इक्वल्स टू यहाँ का रेजिस्टेंस 1 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 1 प्लस 2 प्लस 3, कितना हो गया 6 इंटू टोटल वोल्टेज 12, 6 दूना 12, तो यहाँ पर क्या हो गया भाई 2 वोल्ट, ठीक है। सिमिलरली V2 निकालना होगा तो वहां का रेजिस्टेंस 2, टोटल रेजिस्टेंस 6 और ये 12, तो 6 दूना 12, तो क्या हो गया बच्चों 4 वोल्ट। तो यहाँ पर कितना ड्रॉप हुआ,
4 वोल्ट। सिमिलरली है ना, यहाँ पर कितना ड्रॉप हुआ, V3 इक्वल्स टू यहाँ का रेजिस्टेंस 3/6 इंटू टोटल 12, तो 6 दूना 12, 3 दूना 6 वोल्ट, तो यहाँ क्या हो गया 6 वोल्ट। ठीक है, तो देखो हर एक में हमने वोल्टेज निकाल लिया कि वोल्टेज कैसे डिवाइड होगा। ये जो 12 वोल्ट है हमने यहाँ लगाया, वो इनके बीच में कैसे डिवाइड होगा वो हमें पता चल गया इन फॉर्मूलों से। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखें। क्लियर है? तो ये हुई बात बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन की। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या कहता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन समझते हैं। अगर हमने इस तरीके का कॉम्बिनेशन किया, ठीक है, इस तरीके से, अब देखो उसमें क्या किया था हमने, पिछले वाले सीरीज कॉम्बिनेशन में हर एक रेजिस्टर का इंड टू इंड जुड़ा हुआ था, एक का इंड अगले से, अगले का अगले से, अगले का अगले से, इस तरीके से। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि सभी रेजिस्टर्स के एक इंड एक साथ और दूसरा इंड एक साथ, है ना, एक इंड एक साथ बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, दूसरा इंड एक साथ बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, इस प्रकार से जुड़ा हुआ है। तो इसको हम अपन क्या बोलेंगे बच्चों? पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन? व्हाट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन? इफ रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड सच दैट वन एंड ऑफ ईच रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड टुगेदर एंड अदर एंड्स ऑफ ईच रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड टुगेदर। ठीक है, तो ऐसे जो कॉम्बिनेशन होंगे हम उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन कहेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले इसके स्टेटमेंट लिख लेते हैं। इफ वन एंड ऑफ ईच रेजिस्टर is connected together with the positive terminal of the battery, positive terminal of the battery and other end of each resistor is connected together with the negative terminal of the battery, negative terminal of the battery. Such combination is called parallel combination. Parallel combination. ठीक है बच्चों, इस तरीके के कॉम्बिनेशन को अपन क्या कहते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ जो हमने एग्जांपल लिया है उसको मान लो R1 बोल दिया, R2 बोल दिया और R3 बोल दिया और बैटरी ले लिया हमने V वोल्ट का। क्लियर? तो ये आपको स्टेटमेंट समझ में आ गया, कैसे कनेक्शन होगा, इस तरीके से ये भी आपको समझ में आ गया। तो बच्चों जब मैं ऐसा एक सर्किट तैयार करता हूं तो ऑब्वियस सी बात है बैटरी से क्या होता है, करंट निकलता है। तो यहां से एक करंट निकलेगा सपोज I, वही करंट यहां तक जाएगा सपोज I। ठीक है, अब यहां पर देखो बच्चों क्या हो रहा है, 3 रास्ते मिल रहे हैं इसको, है ना, 3 रास्ते। तो बच्चों जब भी आपको ऐसा रास्ता बढ़ता हुआ दिख रहा हो तो भी आप जो है, क्योंकि हर समय बैटरी नहीं लगा रहेगा सर्किट में, है ना, हर समय आपको बैटरी लगा के नहीं देगा। तो आपको कैसे सोचना है, इस तरीके से सोचना है, एक करंट फ्लो करके अपनी मर्जी से एक करंट फ्लो कराने का है और देखना है जहां पर भी अगर बढ़ रहा हो, है ना,
डिवाइड हो रहा हो तो आपको समझ जाना है कि वो क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। ठीक है, तो यहां देखो डिवाइड हो रहे हैं तो ये क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो इधर चला गया सपोज बच्चों I1, इधर चला गया सपोज I2 एंड इधर चला गया सपोज I3। ठीक है, इस तरीके से। तो यहां हमें क्या समझ में आ रहा है, यहां समझ आ रहा है कि हर एक रेजिस्टर में करंट सेम नहीं है। पहले क्या था, हर एक रेजिस्टर में सेम करंट फ्लो होता था, बट यहां पर हर एक रेजिस्टर में सेम करंट फ्लो नहीं करता है, इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज नहीं फ्लो करता है। क्लियर है, सप्लाई करंट नहीं करता। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो इसको अपन काउंट करेंगे प्रॉपर्टीज में। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज क्या हो गया बच्चों, पहला प्रॉपर्टीज, करंट थ्रू ईच रेजिस्टर इन पैरेलल। ठीक है, करंट थ्रू ईच रेजिस्टर इन पैरेलल इज नॉट इक्वल टू द सप्लाई करंट, सप्लाई करंट। ठीक है, ये समझ में आ गया, करंट थ्रू ईच रेजिस्टर इन पैरेलल इज नॉट इक्वल। दूसरी प्रॉपर्टी, लेकिन बच्चों यहां पर देखो ये जो V वोल्ट की बैटरी है वो इसके भी अक्रॉस आ रही है, इसके भी अक्रॉस आ रही है और इसके भी अक्रॉस आ रही है। तो यहाँ वोल्टेज सब में सेम होता है, इसके क्रॉस भी वोल्टेज क्या होगा V, इसके क्रॉस भी वोल्टेज क्या होगा V, और इसके क्रॉस भी वोल्टेज क्या होगा V। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की ये खासियत होती है कि इसमें वोल्टेज सेम होता है। तो बिल्कुल रिवर्स है देखो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम था, वोल्टेज डिफरेंट था, यहाँ करंट डिफरेंट है, वोल्टेज सेम है। ठीक है, तो वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर इन पैरेलल इज सेम। ठीक है बच्चों, सेम होता है। ये दो बातें इंपॉर्टेंट है पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसका बनाएंगे इक्विवेलेंट सर्किट। ध्यान से देखिए क्या करेंगे अपन भाई, यहां पर आप लगा लो सबसे पहले क्या, जंक्शन रूल। जंक्शन रूल कहां लगाओगे, इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर अगर जंक्शन रूल लगाते हो बच्चों तो देखो इनकमिंग करंट कौन है I, और आउटगोइंग करंट कौन कौन से हैं, I1, I2 एंड I3। तो जंक्शन रूल से हमें मिल गया कि I बराबर क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब यहां पर चूंकि मुझे वोल्टेज पता है, रेजिस्टेंस पता है और करंट I1 है, तो चूंकि बच्चों हमने क्या पढ़ा है, V इक्वल्स टू आई आर पढ़ा है फ्रॉम ओम्स लॉ, देयरफॉर I इक्वल्स टू हो जाएगा मेरे पास V बाय R। तो देयरफॉर I1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I1 है ना, यहाँ का वोल्टेज V है, रेजिस्टेंस R1 है, तो V बाय R1। सिमिलरली है ना, I2 बराबर क्या हो जाएगा, V बाय, यहाँ का वोल्टेज V है, रेजिस्टेंस R2, तो V बाय R2। सिमिलरली I3 क्या हो जाएगा, V बाय R3, है ना। इस तरीके से हमें I1, I2 और I3 मिल गया। अब हमें इसका ड्रॉ करना है इक्विवेलेंट सर्किट। इक्विवेलेंट सर्किट जब अपन ड्रॉ करते हैं तो क्या मतलब हुआ, मैंने आपको समझाया कि इन तीन के बदले एक बनाना है ना। तो R इक्विवेलेंट बैटरी, क्या क्यों कब R इक्विवेलेंट बोलेंगे बच्चों, कब इनको इक्विवेलेंट बोलेंगे, जब ये इन तीनों के बदले अकेले उतना ही काम कर ले जितना ये तीनों मिलकर के कर रहे थे। तीनों मिलकर के क्या कर रहे थे, V वोल्ट की बैटरी से I करंट निकाल रहे थे, तो इसको भी क्या करना चाहिए, V वोल्ट की बैटरी से I करंट निकालना चाहिए। आगे बात समझ में। तो बच्चों ये पूरा का पूरा V इसको मिल रहा है, तो देयरफॉर है ना, यहाँ पर I बराबर क्या हो जाएगा, V बाय रेजिस्टेंस क्या है, R इक्विवेलेंट। तो ये I भी मिल गया आपको। तो आपको देखो हर एक डेटा मिल गया, I मिल गया, I1, I2 और I3 सारी चीजें मिल गई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन सबको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है बच्चों, इन सबको इस वैल्यू में जब पुट करेंगे तो देखो क्या कमाल होता है, I इक्वल टू
चूंकि I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, देयरफॉर I के बदले क्या लिखूंगा बच्चों, V बाई R इक्विवेलेंट, और I1 के बदले क्या लिखूंगा, V बाई R1, I2 के बदले क्या लिखूंगा, V बाई R2, एंड I3 के बदले क्या लिखूंगा, V बाई R3। ठीक है बच्चों, तो ये V और V कैंसिल हो गया, 1 बाय R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, और भी होगा तो इसी तरीके से ऐड होता चला जाएगा। ठीक है बच्चों, तो दिस इज द मेथड ऑफ फाइंडिंग R इक्विवेलेंट इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप इस तरीके से R इक्विवेलेंट को ढूंढा करेंगे। क्लियर है, अच्छे से समझ में आया आपको, दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलो आगे बढ़ते हैं। नोट, अगर आपको कभी है ना रेजिस्टेंस की वैल्यू कम चाहिए, आपके पास बड़ा रेजिस्टेंस है और वैल्यू क्या चाहिए आपको, कम चाहिए, तो आप उसको क्या कर लो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड कर लो। सीरीज कॉम्बिनेशन करने से क्या होता है, वैल्यू इंक्रीज कर जाता है, कॉम्बिनेशन की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है इंडिविजुअल से। और अगर आप उसको पैरेलल में कंबाइन करते हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू है ना घट जाती है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से। समझ में आया क्या, अगर मैंने 5 5 5 के 3 रेजिस्टर्स पैरेलल में जोड़ दूंगा तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, इंडिविजुअली जो 5 ओम है उससे भी कम आएगा। ठीक है, तो कम वैल्यू की रेजिस्टेंस प्राप्त करने के लिए आप उनको कैसे कंबाइन करें, पैरेलल में कंबाइन करें। ज्यादा पाने के लिए सीरीज में, छोटा पाने के लिए पैरेलल में। अंडरस्टूड। सी क्या बोल रहा था मैं, हाँ, टू फाइंड स्मॉल रेजिस्टेंस, resistors should be connected in parallel। ठीक है, पैरेलल में कनेक्ट करना चाहिए। छोटा रेजिस्टेंस पाने के लिए उनको पैरेलल में कंबाइन करो। ठीक है, अगेन एक नोट, अगर मान लो बच्चों इफ n number of identical resistors of resistance are connected in parallel, then R equivalent क्या होगा। अगर मैंने ऐसे R इस तरीके से n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स को क्या कर लिया, पैरेलल में कनेक्ट कर लिया, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो चूंकि बच्चों 1 बाय, जैसे कि मान लो 3 कनेक्ट किया होता तो R और R, तो 1 बाय R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, 1 बाय R प्लस 1 बाय R प्लस 1 बाय R। तो देखो ये क्या हो गया, 3 बाय R, 1 बाय R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, तो देयरफॉर R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या हुआ बच्चों, R बाय 3, जिसमें 3 क्या है, नंबर ऑफ रेजिस्टर्स है ना, तो आप इसको क्या बोल सकते हो, R बाय N। ठीक है, तो जब भी आप n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो वो क्या हो जाएगा, R बाय N हो जाएगा। ठीक है, अंडरस्टूड। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 5 ओम के है ना 3 रेजिस्टर्स जोड़े होते तो मेरा क्या हो जाता, 5/3 है ना, 5 के 4 जोड़े होते तो 5/4, 5 के 5 जोड़े होते तो 5/5 है ना, इस तरीके से आप इसको कर सकते थे, तो काफी आसान हो जाता है। 10 के 2 जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, 10/2 यानी 5 ओम। 12 के 2 जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में 12/2 यानी 6 ओम। 3 के 2 ऐड करूंगा है ना पैरेलल में, तो क्या हो जाएगा 3/2 यानी 1.5 ओम। ठीक है, सी
अगर मैं दो रेजिस्टर्स को पैरेलल में ऐड करूं, इफ टू रेजिस्टर्स R1 and R2 are connected in parallel, then क्योंकि 1 by R इक्विवेलेंट इक्वल टू हमने क्या पढ़ा है बच्चों, 1 by R1 प्लस 1 by R2, इसको सिंप्लीफाई करोगे R1 R2 और ये क्या हो जाएगा R1 प्लस R2, 1 by R इक्विवेलेंट। तो देयरफॉर R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बच्चों, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, क्या देखा आपने, प्रोडक्ट ऑफ बोथ अपॉन सम ऑफ बोथ, है ना। ऐसा करोगे तो आपको डायरेक्टली R इक्विवेलेंट निकल जाता है। बट बच्चों ये सिर्फ तभी लगाएंगे जब दो रेजिस्टर्स होंगे, है ना। टू रेजिस्टर्स के केस में आप इसको लगा सकते हो। तो देखो बहुत आसान हो जाता है। मान लो 6 ओम और 3 ओम को मैं पैरेलल में जोड़ दिया और बोला क्या कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना, तो सीधा 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3, है ना, 18 by 9, तो हो गया बच्चों 2 ओम। क्लियर है, इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। अच्छे से समझ में आया, ठीक है भाई। तो अगर टू रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट हो तो R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, इसको भी, है ना, शॉर्टकट के तौर पर अपन बहुत यूज करेंगे। क्लियर है। और देखो बच्चों, नोट, इफ टू equal resistors are connected in parallel, then R equivalent क्या होगा। ठीक है, R equivalent क्या होगा, तो चूंकि बच्चों मान लो R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R, तो देयरफॉर चूंकि अभी सीखा हमने R equivalent इक्वल्स टू R1 R2 बाय R1 प्लस R2। ठीक है, तो R इंटू R बाय R प्लस R, यानी R इंटू R बाय 2R, R कैंसिल, क्या हो गया बच्चों, R बाय 2। तो कभी भी दो आइडेंटिकल रेजिस्टर्स अगर पैरेलल में कनेक्टेड हो तो उसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आधा, यानी 10-10 के दो कनेक्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, 5 ओम हो जाएगा उसका रेजिस्टेंस। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R बाय 2, हाफ हो जाएगी। दो आइडेंटिकल रेजिस्टर्स को कभी भी पैरेलल में ऐड करेंगे तो उनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आधी हो जाएगी। अंडरस्टूड, क्लियर है बात। ठीक है, तो इस तरीके से, है ना, आप इन छोटी छोटी चीजों को यूज कर सकते हो। अब देखो, आगे बढ़ते बच्चों, करंट डिवीजन रूल। आपने क्या देखा, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है, वोल्टेज डिवाइड होता है, तो वहां हमने वोल्टेज को डिवाइड करने का तरीका सीखा। यहां हम क्या देख रहे हैं कि वोल्टेज सेम होता है, करंट डिवाइड होता है। तो करंट डिवाइड कैसे होगा, है ना, उसका क्या फॉर्मूला होगा, ये हम पढ़ने वाले हैं। समझ गए। तो चलो बच्चों, मान लो ये R1 रेजिस्टेंस है और ये R2 रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये R1 और ये R2, और हमने इसके क्रॉस लगा दी बैटरी V। ठीक है, और इसमें करंट गया क्या, I, इसमें बढ़ गया I1 और इसमें बढ़ गया I2, है ना। अगर मुझे ये I1 और I2 निकालना हो तो फिर क्या करेंगे। ठीक है, अंडरस्टूड। तो बच्चों इस कंडीशन में ध्यान से देखिए, इसका जब मैं इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊंगा, ठीक है, इसका जब मैं इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा आपका, इसके बदले में R इक्विवेलेंट लिखूंगा, जो कि क्या होगा, R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2 होगा क्या ना, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये हो जाएगा इसका R इक्विवेलेंट। और इसके क्रॉस हमने वोल्टेज क्या लगाया है, V। कोई दिक्कत। तो बच्चों इसमें कितना करंट फ्लो करेगा, I इक्वल्स टू V बाय R
इक्विवेलेंट, है ना, I इक्वल्स टू V बाय R इक्विवेलेंट, अंडरस्टूड। तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देयरफॉर V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I इंटू R इक्विवेलेंट हो जाएगा, क्लियर। अब वही V जो है यहां भी आता है बच्चों, और वही वोल्टेज यहां भी होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में, होता है ना, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गया। अब आपको पता है कि I1 बराबर क्या होता है, V बाय R, तो V बाय क्या हो जाएगा, R1, I1 बराबर, तो V देखो कितना है, V है I इंटू R इक्विवेलेंट अपॉन R1, ठीक है, I इंटू R इक्विवेलेंट अपॉन R1, ठीक है। तो I और R इक्विवेलेंट कितना, R1 R2, R1 इंटू R1 प्लस R2, है ना, ऐसा हो जाएगा। तो ये R1 और ये R1 कैंसिल हो गया बच्चों, बचा क्या, I इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये जो I1 करंट था वो क्या हो गया, R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I। सिमिलरली, है ना, सिमिलरली आप अगर इसके लिए करोगे तो ये आएगा आपको R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I। तो देखो यहां पर एक, है ना, ऑब्जर्वेबल चीज दिख रहा है कि इसमें जो करंट है वो R2 यानी अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस, इस ब्रांच में अगर करंट निकालना है तो अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल करंट, ठीक है, तो इस ब्रांच का निकल आएगा। सिमिलरली इस ब्रांच में करंट निकालना है तो अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस R1 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 इनटू टोटल करंट I, समझ गए। तो इसको कहते हैं बच्चों करंट डिवीजन रूल, कि अगर एक I करंट आया और इधर R1 और इधर R2 रहा तो इसमें कितना करंट जाएगा, इसमें कितना करंट जाएगा, निकालने का फॉर्मूला, इसमें निकालना है तो अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस यानी R2 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 इंटू टोटल करंट I। सिमिलरली I2 बराबर, है ना, इधर का रेजिस्टेंस इसके अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस R1 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इंटू टोटल करंट, ये आप यूज कर सकते हैं। इसको कहते हैं बच्चों करंट डिवीजन फॉर्मूला, ओके।